नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है वीकेसी विशु। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं इतिहास का पार्ट 1, जिसका नाम है कब, कहाँ और कैसे। हम इसके बारे में हम बात करेंगे कि कब, कहाँ और कैसे में हम क्या क्या चीज़ें हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम इतिहास के बारे में हम जानते हैं कि इतिहास किसे कहेंगे, क्या होता है इतिहास। इसके बाद हम इसके स्रोतों के बारे में जांच करेंगे कि इतिहास के कौन कौन से स्रोत होते हैं और बेसिकली भारतीय इतिहास के कौन कौन से स्रोत हमारे पास जो हैं वो मौजूद हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि भारतीय इतिहास के विभाजन काल की, और लास्ट में हम बात करेंगे औपनिवेशिक भारत के बारे में जानने के लिए कौन कौन से स्रोत हमारे पास उपलब्ध हैं। इसके बाद दोस्तों फिलहाल तो वैसे इतना ही, लेकिन इसके बाद हम इसके जो एमसीक्यूज हैं वो करेंगे और हम देखेंगे कि सीटेट के एग्ज़ाम में किस तरीके से इस चैप्टर में से एमसीक्यूज जो हैं वो आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। इतिहास किसे कहते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे कि इतिहास क्या होता है। तो किसी समाज या राष्ट्र के इतिहास के अध्ययन द्वारा हम उस समाज या राष्ट्र के अतीत को जान सकते हैं। यहाँ अतीत से हमारा मतलब है राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता। इसके बाद अगर हम बात करें तो दोस्तों संस्कृति के अंतर्गत क्या आता है? मानव के सारे क्रियाकलाप आते हैं तथा सभ्यता के अंतर्गत उसके भौतिक पहलुओं पर जोर दिया जाता है। जैसे कि अगर कोई हमसे पूछे कि 100 साल पहले लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, तो इन सब की जो जानकारी है वो एक तरीके से इतिहास में आती है। लेकिन अगर हम बात करें कि कुछ समय पहले तुमने कौन से कपड़े पहने थे, तो वो एक तरीके से इतिहास हमारा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये उस संस्कृति की बात नहीं कर रहा, उस सभ्यता की बात नहीं कर रहा, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानते हैं इतिहास के स्रोत, खासकर भारतीय इतिहास के स्रोत। क्योंकि अतीत की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें कई सारे पुरातात्विक स्रोतों की जरूरत होती है। बहुत सारे साहित्यिक स्रोत चाहिए होते हैं, विदेशी यात्रियों का विवरण का भी अध्ययन किया जाता है अतीत की जानकारी प्राप्त करने के लिए। और यही अतीत का अध्ययन करने वाले क्या कहलाते हैं? इतिहासकार। इतिहासकार कौन कहलाते हैं? अतीत की जानकारी का अध्ययन करने वाले, अतीत का अध्ययन करने वाले। इसके बाद भारतीय इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराने वाले पुरातात्विक साक्ष्यों में अगर हम बात करें तो अभिलेख, अवशेष, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला और बहुत सारे सिक्के, ये सारे एक तरीके से पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अभिलेख की। अभिलेख क्या होते हैं? इतिहास लेखन का सबसे विश्वसनीय स्रोत जो होता है वो होता है अभिलेख। अभिलेख क्या होता है? अभिलेख के अध्ययन को हम एपिग्राफी कहते हैं या अभिशिलालेख शास्त्र कहा जाता है। इसके जो प्रमुख स्रोत होते हैं जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कांसे की प्लेट, पत्थर के खंभे, मंदिर की दीवार, इस पे उकेर कर जो कुछ लिखा जाता है या कुछ चित्र बनाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं अभिलेख। सेकंड बात करते हैं दोस्तों हम सिक्कों की। सिक्के क्या होते हैं? सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक यानी मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। अभिलेख के बाद सिक्कों को भी भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत समझा जाता है। भारत के प्राचीनतम इतिहास, उसमें सिक्के जो हैं अधिकतर किस चीज़ के हैं? चांदी के। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमसे कई बार पूछा जाता है
कि बेसिकली इन सब के जो फर्स्ट वाला है अभिलेख, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। किस किस रूप में पाए जाते हैं? सोने पे, चांदी पे, लोहा, तांबा, कांसे की प्लेट, पत्थर के खंभे, मंदिर की दीवार, इन पे जो लिखा जाता है या कोई चित्र बनाया जाता है तो वो होता है एक तरीके से अभिलेख। इसमें जो बेसिकली उस टाइम का जो दस्तावेज है, एक तरीके से जैसे हम अपनी किताब पढ़ते हैं या हम एक अपनी डायरी बनाते हैं, तो ये एक तरीके से उस टाइम की डायरी होती थी, क्योंकि उस टाइम पे पेज जो थे वो नहीं होते थे। सेकंड, अगर हम सिक्कों की बात करें, सिक्कों के मतलब सिक्कों के ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है आपका, कि सिक्कों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो वो बोला जाता है न्यूमिस्मैटिक, जिसको हम हिंदी में मुद्रा शास्त्र भी बोलते हैं। अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास में मतलब सिक्कों का तो बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इससे राजा जहाँ जहाँ तक सिक्के फैले हुए हैं जिस जिस एरिया में, वो माना जाता है कि वो उस राजा का जो है वो शासन इतने एरिया में चलता था। और सिक्कों से उस समय की जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका भी पता लगाया जाता था, कि अगर चांदी की अर्थव्यवस्था है तो बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था है, सोने के सिक्के हैं तो वो भी बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था है, अगर तांबे, कांस्य और लोहे के अगर जो सिक्के पाए जाते हैं या कांच के पाए जाते हैं तो ये थोड़ी खराब अर्थव्यवस्था मानी जाती है। तो इन सब चीज़ों की बात हो गई है। प्राचीनतम भारत में अधिकांश चांदी के सिक्के जो थे वो प्रयोग में लाए जाते थे। और सबसे पहली बार सोने के सिक्के चलाने का श्रेय इंडो ग्रीक यानी हिंद यवन शासकों को जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहली बार जो सोने के सिक्के थे उसको चलाने का श्रेय किसे जाता है, तो उसका श्रेय जो है वो इंडो ग्रीक या हिंद यवन शासकों को जाता है। और इन सिक्कों द्वारा ही यूनानी शासकों का भी पता चलता है, जिन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम एक छोटे से क्षेत्र पर शासन किया था। थर्ड पे आते हैं पुरातात्विक स्थल या स्मारक। इसके अंतर्गत हम प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियाँ, ये सारी चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं इसमें, क्योंकि इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, इससे हम उस समय के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों का बोध कर सकते हैं। जैसे अगर हमने हड़प्पा के पूर्व काल की जब हमने सभ्यता की खोज की थी, तो तो हमने क्या जाना था कि उस टाइम का जो पुरातात्विक स्रोत है वो बहुत अच्छा है। किस तरीके से अच्छा है? क्योंकि हमें पुरातात्विक स्रोत से ही जो उस टाइम के घर थे, मंदिर थे, मूर्तियाँ थी, उसी से ही हमें पता चलता है कि वो संस्कृति कितनी अच्छी थी। और आज के ज़माने की अगर हम तुलना करें तो आज के ज़माने में भी हम बहुत जगह ऐसी हैं जो अल्प विकसित देश हैं या जो बिल्कुल भी विकसित नहीं हुए हैं, ऐसे देश वहाँ पे उस सभ्यता से भी बहुत बुरी हालत में रहा जा रहा है। क्योंकि अगर चलो दोस्तों हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि हमारे आसपास बहुत सारे स्लम एरिया हैं, उसमें ना तो कोई प्लानिंग है ना किसी तरीके का खास इंतजाम है। लेकिन अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो वहाँ हर तरीके का इंतजाम था। पानी से लेकर 2-3 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई है, अच्छे खासे घर बने हुए हैं, जाने के लिए सीढ़ियाँ, उतरने के लिए सीढ़ियाँ, घर के अंदर कुआं। लेकिन अगर हम अपने आसपास के झुग्गी झोपड़ियों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं है। तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो हम हड़प्पा सभ्यता से भी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, इसी से ही मतलब हमारा जो है पुरातात्विक स्थल से ही हमें इन संस्कृति के बारे में पता चलता है कि वो कितनी विकसित है या कितनी नहीं है। फोर्थ के बारे में हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत बेसिकली धार्मिक होते हैं, धार्मिक स्रोत या कुछ राजा जो है वो अपने बारे में लिखवाते हैं, तो वो एक तरीके से साहित्यिक स्रोत की श्रेणी में आते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि पांडुलिपियां जो हैं वो प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी
बताती हैं, उपलब्ध कराती हैं जानकारी। ये जो हमारी पांडुलिपियां हैं, ये या तो ताड़पत्र या भोजपत्र पर लिखी जाती हैं। तो दोस्तों इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो पांडुलिपियां होती हैं वो कहाँ पे लिखी जाती हैं। तो आपका जो जवाब होगा ताड़पत्र या भोजपत्र पे लिखी जाती हैं। इसके बारे में और अगर हम साहित्यिक स्रोत के बारे में जानें, अगर हम अपने प्राचीन इतिहास की बात करें तो उस टाइम पे वैदिक साहित्य हमारा पुराण महाकाव्य जिसमें रामायण महाभारत उपनिषद जैन धर्म ग्रंथ बौद्ध धर्म ग्रंथ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आती हैं। पाणिनि का व्याकरण हो गया, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, मनुस्मृति हो गई, मुद्रा राक्षस हो गया, इसके बाद कालिदास का मालविकाग्नि मित्रम हो गया, इसके बाद बाण भट्ट का हर्षचरित हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरीके से साहित्यिक स्रोत की श्रेणी में आती हैं, और उससे भी हम उस टाइम के संस्कृति, उस टाइम के समाज, उस टाइम की अर्थव्यवस्था या उस टाइम के राजकाज के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम जान सकते हैं। नेक्स्ट है विदेशियों का विवरण। दोस्तों भारत में क्योंकि विदेशों से यूनानी चीनी अरबी फारसी जो हैं ये बहुत मात्रा में तो नहीं, लेकिन लंबे टाइम से इनका जो व्यापार था वो भारत के साथ होता रहा है। तो इसमें से जो बहुत सारे जो इतिहासकार रहे वो भारत आए और उन्होंने अपनी अपनी पुस्तकें लिखी, और इसी को ही हम विदेशियों का विवरण कहते हैं। क्योंकि एक शक हमारा ये भी जाता है कि राजा अगर कोई चीज़ अपने बारे में लिखवा रहा है अभिलेख पर सिक्के पर, ठीक है, तो वो एक तरीके से अपनी प्रशंसा ही करता है। ठीक है, तो हम विदेशियों के विवरण से भी इसका मैच करके हम इतिहास की सटीक जानकारी जो है वो जुटाने में सक्षम हो जाते हैं। हम बात करते हैं कि बहुत सारे जो हम विदेशी यात्री थे वो भारत आए, जिसमें मेगास्थनीज हो गए, चीनी लेखक हो गए फाहियान हेनसाग, और इसके बाद अरबी अरबी लेखक हो गए अल-बरूनी हो गए। इसके बाद बहुत सारे और जो हैं विदेशी यात्री जो हैं वो भारत में आए और भारत के धर्म समाज रीति रिवाज का उसके ऊपर किताब लिखी, और इससे हमें उनके धर्म समाज और रीति रिवाज के बारे में पता चला। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं भारतीय इतिहास का काल विभाजन। दोस्तों भारतीय इतिहास के काल विभाजन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 1851 ईस्वी में स्कॉटलैंड के दार्शनिक जेम्स मिल ने अपनी किताब में लिखा, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में लिखा कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश। उन्होंने 3 भागों में बांटा, अपनी किताब थी उनकी जेम्स मिल की ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो उसमें उन्होंने 3 कालखंडों में बांटा, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश काल। लेकिन ये जो इन्होंने काल विभाजन किया वो एक तरीके से त्रुटिपूर्ण था। त्रुटिपूर्ण कैसे था कि जेम्स मिल को लगता था कि भारत में अंग्रेजों के भारत में आने से पहले वहाँ केवल हिंदू एवं मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था, परंतु वास्तव में ये विभाजन का आधार गलत था। क्योंकि हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में हिंदू धर्म के साथ साथ अन्य गैर धर्म जैसे बौद्ध हो गए जैन हो गए, ठीक है, ये धर्म एवं परंपराओं का भी सम्मान किया जाता था। तो उसी प्रकार मध्यकाल में मुस्लिम आए भारत में, और मुस्लिम हिंदू दोनों साथ में मतलब रह के एक साथ ही अपनी जीवन शैली को बांटते थे। इसके अलावा मध्यकाल में हमने बहुत सारे महान संतों को भी देखा, तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, मीराबाई हो गई। तो ये महान संत जो थे वो मध्यकाल में ही हुए। तो इस हिसाब से इनका जो विभाजन था वो त्रुटिपूर्ण था। तो जेम्स मिल के विभाजन के कारण, त्रुटिपूर्ण पाए जाने के कारण पश्चिमी इतिहासकारों ने क्या किया, उनके भारतीय प्राचीन इतिहास मध्यकाल आधुनिक काल में उनको विभाजित किया। तो जेम्स मिल के जो विभाजन था कालखंड का विभाजन उसको गलत ठहराया और उसको 3 भागों में बांटा, प्राचीन काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल। पश्चिम में अगर हम आधुनिक काल की बात करें, आधुनिक काल किसे बोला गया, तो आधुनिक काल बोला गया कि जो विज्ञान तर्क लोकतंत्र समानता जैसे आधुनिक मूल्यों के रूप में जाना जाता है, इनको आधार बना के उन्होंने आधुनिक काल को बांटा था।
तो उनका मानना था कि ब्रिटिश जब भारत आए तभी से आधुनिक संकल्पना जो थी वो भारत में आई, इसलिए इन्होंने इस काल को आधुनिक तथा उसके पूर्व काल को प्राचीन और मध्यकाल के नाम से विभाजित किया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है औपनिवेशिक भारत के बारे में जानने के लिए स्रोत। तो दोस्तों, अगर हम ब्रिटिश इतिहास के बारे में अगर हम जानना चाहें तो सबसे पहला है हम उस टाइम के सर्वेक्षण देखेंगे, क्योंकि ब्रिटिश इतिहास जो था, औपनिवेशिक काल जो था, भारत में लगभग 250 वर्षों का इतिहास रहा ब्रिटिश सरकार का। तो अंग्रेजों का ये मानना था कि किसी भी देश में प्रशासनिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए वहाँ सर्वेक्षण करना जरूरी है, क्योंकि सर्वेक्षण से ही वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ हैं, आर्थिक परिस्थितियाँ हैं, उन सब चीज़ों का पता चलेगा। और ये सब काम किससे होगा? सर्वेक्षण से। तो उन्होंने कई सारे सर्वेक्षण किए। जब अंग्रेज ने भारत में आए तो उन्होंने बॉटानिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, पुरातात्विक सर्वेक्षण, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेक्षण, ये सारे सर्वेक्षण पे अपना ध्यान केंद्रित किया और जीव जंतु, पेड़ पौधे और मृदा की गुणवत्ता, भू आकृति, भारत का नक्शा का निर्माण, ये सारी चीज़ें जो थी वो सर्वेक्षण के अंतर्गत करनी शुरू कर दी। सेकंड पॉइंट पे आते हैं आधिकारिक अभिलेखों से ज्ञात इतिहास। तो दोस्तों, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा लिखे गए दस्तावेज जो थे वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, खासकर जब हम ब्रिटिश काल के इतिहास को जान रहे हो। तो ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश शासक अपने सभी आधिकारिक प्रतिलेखों, रिकॉर्ड के रूप में उनको रखते थे, और उनका ये मानना था कि किसी भी दस्तावेज को लिखित रूप में रखना जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने जो भी निर्णय लिए भारत में, या कोई भी समझौते करे, कोई भी अन्वेषण करे, तो उनको सुरक्षित रूप से रखने के लिए उन्होंने दस्तावेज बनाए, या हम बेसिकली बात करें आधिकारिक अभिलेख बनाए। तो उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उस टाइम पे पता लग चलती हैं। और ये सारी जानकारी जो है, जिन्होंने जो अभिलेख बनाए थे, उसकी सारी जानकारी कहाँ रखी थी? अभिलेखगार में। क्या बोला गया? अभिलेखगार, यहाँ पे रखा गया था उन्होंने। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, समाचार पत्र एवं साहित्य। तो क्योंकि मुद्रण का आविष्कार धीरे धीरे हुआ, और मुद्रण के आविष्कार के बाद समाचार पत्र एक सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत आने लगे। और भारत में भी अगर हम बात करें, भारत में जो विरोध हो रहे थे अंग्रेजों के प्रति, तो वो भी एक तरीके से समाचार पत्र द्वारा ही संचालित होते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अंग्रेजों को कोई भी अगर ऑर्डर जनता तक पहुंचाना होता था, तो वो समाचार पत्र जो थे उनके द्वारा ही ये सारी चीज़ें पहुंचती थी। जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो औपनिवेशिक सरकार लागू कर रही है भारत में, तो वो सारी जानकारियां समाचार पत्र एवं साहित्य द्वारा ही पहुंचती थी। और इन साधनों का जो उपयोग था वो भली भांति और बहुत बड़े पैमाने पे ये होने लग गया था। तो इसके बारे में भी, इससे भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ पता चलती हैं कि उस टाइम पे मतलब कौन कौन से कानून लागू किए गए, कब कब लागू किए गए, कैसे लागू हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।